I am going to continue the chapter 5 banking, and today's topic is most important topic, different types of rate like repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR and SLR. In previous topic we have discussed about the functions of commercial bank and central bank. Today we will discuss about these types of rates. Let's continue with the topic. First point is बैंक रेट. बैंक रेट क्या होती है? आपको पता है बैंक रेट आप कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को लोन देता है, यानी कि हम पब्लिक को लोन देता है. ठीक इसी तरह से कमर्शियल बैंक को कौन लोन देता है? कमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई. तो आरबीआई जो है जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस रेट को बोलते हैं हम बैंक रेट. रेट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट. इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक के कस्टमर जनरल पब्लिक है और सेंट्रल बैंक के कस्टमर कौन है? कमर्शियल बैंक है. तो कमर्शियल बैंक पहले क्या करता है? कमर्शियल बैंक पहले आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है. उसी पैसे से वो जनरल पब्लिक को लोन देता है. तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होती है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक ने जनरल पब्लिक को लोन दिया, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट हुई जो कमर्शियल बैंक ने यूज की पब्लिक को लोन देने में. तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है आपकी बैंक रेट के ऊपर, ठीक है. तो जो अगर बैंक रेट ज्यादा हुई तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो इसलिए जब हम क्रेडिट को कंट्रोल करता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो वो किसको कंट्रोल करता है? बैंक रेट को करता है. तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बैंक रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होती है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देता है. तो बैंक रेट के ऊपर ही डिपेंड होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. तो आपका ये हुआ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो डिपेंड ऑन बैंक रेट. तो मार्केट रेट क्या हुई? जिस रेट पे बैंक किसको किस लोन देते हैं? लोन टू पब्लिक. क्लियर. नेक्स्ट आता है रेपो रेट. नेक्स्ट पॉइंट इज रेपो रेट. रेपो रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट है. ये रेट भी वही है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इस रेट में जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म हो सकता है और उसे टाइम मिल जाता है. इस लोन को लेने के लिए कमर्शियल बैंकों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है. लेकिन अगर रेपो रेट चार्ज की जाती है, यानी कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंकों से लोन लेते हैं रेपो रेट के बेस पे, वो लोन एक तो मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए. किसके लिए मिलता है? शॉर्ट टर्म के लिए. लेकिन उनको गिरवी रखना पड़ता है. क्या रखना पड़ता है? गिरवी. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है. लेकिन बैंक रेट से लोन लेने पर जो वो बैंक रेट चार्ज करता है आरबीआई, उस रेट से जो है उसको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता. तो हम यहाँ लिख सकते हैं विदाउट सिक्योरिटीज, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है. तो ये हुआ आपका बैंक रेट और रेपो रेट. तो रेपो रेट क्या हो? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब यहाँ पे आती है बात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये भी अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं. उससे पहले इसको कंप्लीट करेंगे. इसी रेट को, रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि इसने जो लोन दिया आरबीआई ने किसके बेस पे दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दिया, ठीक है. वो उनके पास, वो उनको जो कमर्शियल बैंक है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं. अब उन्होंने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी. इट मींस आरबीआई ने उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर लिया? परचेज कर लिया और उसके बदले में उसको क्या दे दिया? लोन दे दिया. तो वो रेट होती है रेपो रेट, राइट. अब देखो, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अभी आपने ये भी कहा, मैंने आपको बताया कि ये जो सिक्योरिटीज रखी जाती हैं थोड़े टाइम के लिए वो खरीदता है आरबीआई, परमानेंट नहीं खरीदता है, परमानेंट नहीं करता, थोड़े टाइम के लिए खरीदता है. उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कमर्शियल बैंक कि मैं ये जो पैसा हूँ 3 महीने के लिए उधार ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाऊंगा और आपके पैसे रिटर्न कर जाऊंगा. तो उसने 3 महीने के लिए खरीदी है. और एक इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो मान लो 100 रुपीज की है, फेस वैल्यू कितनी है उसकी 100, फेस वैल्यू 100 की है। जब आरबीआई उसको खरीदेगा तो पता है कितने में खरीदेगा, 97 रुपीज में खरीदेगा। और जब वो कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज को वापस लेने आएगा, अपना लोन वापस कर दे जाएगा और सिक्योरिटीज वापस उससे खरीदेगा, तो उसको वो कितने में खरीदेगा, रीपरचेज करेगा दोबारा से कितने में, ₹100 में। तो ये आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो आरबीआई के लिए क्या होती है, इनकम होती है, वो उसको क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्योंकि ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लिया जाता है। पहले आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है और दूसरी पार्टी और आरबीआई यानी कमर्शियल बैंक और आरबीआई दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम रीपरचेज एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में यही लिखा होता है, साइन दोनों करते हैं और उसमें यही लिखा होता है कि कमर्शियल बैंक मतलब डेट भी पहले से फिक्स होती है कि 3 महीने बाद आएगा और अपनी ये सिक्योरिटीज जो है वापस खरीद के जाएगा और रेट भी पहले से डिसाइड होता है। कमर्शियल बैंक परचेज करेगा सिक्योरिटीज को एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट, रेट एंड डेट, रेट भी पहले से डिसाइड होता है कितने में खरीदेगा और टाइम भी क्या होता है, डेट भी क्या होती है, पहले से डिसाइड होती है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसलिए इसका जनरली जो टाइम होता है 3 to 4 मंथ्स होता है, या आप कह सकते हो डेज में भी होती हैं। कुछ सिक्योरिटीज 91 डेज के लिए होती हैं, कुछ 182 डेज के लिए होती हैं और कुछ सिक्योरिटीज 364 डेज के लिए होती है। यानी 1 ईयर से कम के लिए जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो लोन चार्ज किया जाता है जिस रेट से, उस रेट को बोलते हैं हम रेपो रेट। और इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। और इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको हम बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। ठीक है, ये तो आपका रेपो रेट। अब बात आती है रिवर्स रेपो रेट। जैसे अभी आपने कहा कि कमर्शियल बैंक, आपको भी बताया कि कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जब कमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस फंड होते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, उन सरप्लस फंड को किसके पास जमा करा देते हैं, आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। आरबीआई के पास जब वो जमा कराते हैं वो किसके अगेंस्ट कराते हैं, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। वो आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट जमा कराते हैं, बदले में उनकी जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो परचेज कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। देखो इसमें आया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट को हमने क्या नाम दिया था, रेपो रेट को हमने दिया था रीपरचेज रेट। क्या दिया था नेम, रीपरचेज रेट। अब ये रेट कौन सी है, रिवर्स रेपो रेट। तो जिस रेट पे अब कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट जमा कराते हैं आरबीआई के पास, उस रेट को यानी कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा डिपॉजिट, अपने सरप्लस फंड आरबीआई के पास जमा कराते हैं, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इसके लिए भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अब सिक्योरिटीज किससे खरीदी, पहले आरबीआई ने खरीदी थी रेपो रेट में, ठीक है। अब कौन खरीद रहा है, अब कमर्शियल बैंक खरीद रहे हैं, कमर्शियल बैंक खरीद रहे हैं और आरबीआई क्या कर रहा है, उनको दे रहा है और बदले में पैसे ले रहा है। अब भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब जो है कमर्शियल बैंक किस रेट पे खरीदेगा, कमर्शियल बैंक खरीदेगा आपका, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। कमर्शियल बैंक खरीदते टाइम कितने में खरीदेगा, 95 में खरीदेगा। जब वो उनको वापस करेगा, सेल करेगा, या उसको बोलोगे आरबीआई रीपरचेज करेगा, तो वो कितने में करेगा, 100 में करेगा। ये जो 5 रुपए का बीच में डिस्काउंट है या रेट है, वो क्या होगा, वो इनकम होगी किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। किसके लिए इनकम होगी, कमर्शियल बैंक के लिए। तो रेपो रेट में कौन परचेज कर रहा था, आरबीआई परचेज कर रहा था, उसको इनकम हो रही थी। रिवर्स रेपो रेट में अब पैसा जमा कौन करा रहा है, कमर्शियल बैंक कर रहा है, मींस सिक्योरिटीज को वो खरीद रहा है बदले में। मतलब वो कैश का कोई वो नहीं करते, पैसे नहीं लेते, पैसे देके बदले में क्या ले लेते हैं, सिक्योरिटीज ले लेते हैं। और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी डेट डिसाइड होती है, वो उस रीपरचेज एग्रीमेंट को दोबारा से फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें जो एग्रीमेंट था वो रीपरचेज एग्रीमेंट था। इसमें जो एग्रीमेंट होगा उसको हम बोलेंगे रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है
ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट रह गया आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे आपको पता है नेशनल कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एक सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इशू करती है, मतलब वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके एग्जांपल है ट्रेजरी बिल होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ एक कैश बिल भी होते हैं। तो इन बिल्स को ही, ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन्हीं को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और ये सिक्योरिटीज मतलब कमर्शियल बैंक और आरबीआई आपस में क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये तो इनके थ्रू ही वो आपस में लोन भी ले लेते हैं। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट समझने वाला ये है कि सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इसमें भी हो रही थी बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन वो किस नेचर की थी, सिर्फ 3-4 मंथ के लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो सेल और परचेज होगी वो क्या होगी, परमानेंट नेचर की होगी। और ये जो काम हो रहा है इसमें तो आरबीआई कमर्शियल बैंक अपनी इच्छा से कर रहे हैं, रेपो रेट में भी और रिवर्स रेपो रेट में भी। लेकिन इसके अंदर जो है ये किसकी तरफ से किया जा रहा है काम, गवर्नमेंट की तरफ से। अब जब गवर्नमेंट उन सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती है तो वापस जो है वो मार्केट में सेल परचेज के लिए नहीं आती है। तो ये क्या होती है, परमानेंट इन नेचर, परमानेंट इन नेचर। और इन सिक्योरिटीज को जब गवर्नमेंट कहती है खरीदने के लिए, उसका एक पर्पस होता है, उसका पर्पस यही होता है कि जब मार्केट के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, क्रेडिट ऑफ कंट्रोल करना होता है, तो ये इस मेथड को यूज करती है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट को, कि इकोनॉमी में क्रेडिट कम होना चाहिए या क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज परमानेंट इन नेचर। अब यहाँ पे बात होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग में 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है आउटराइट, एक होती है रेपो। ये जो हमने की, यहाँ पे जो बात हो रही है ये किस नेचर की है, परमानेंट नेचर की। इसलिए जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ से खरीदता है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है, तो वो परमानेंट नेचर की होती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, आउटराइट मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड टाइप, रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं, रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती हैं, परमानेंट नहीं होती है, ये किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट, शॉर्ट टर्म होती है। इट मींस ये कौन से वाली है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो आरबीआई ने किससे खरीदी, कमर्शियल बैंकों से खरीदी, शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए खरीदी। तो ये कौन सी नेचर की है, ये हमारी किसकी आ जाएगी, रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर ही आ जाती है। यानी कि जब इस तरह की परचेजिंग होती है शॉर्ट टर्म की, तो वो होती है आपकी रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीआरआर। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास जितने डिपॉजिट्स जमा होते हैं पब्लिक के, उन डिपॉजिट्स का एक रेट डिसाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा, उसको हम बोलते थे कैश रिजर्व रेशो। जो रेट आरबीआई ने फिक्स कर दी, उस रेट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट की परसेंटेज बनती है, वो अमाउंट कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट आता है एसएलआर, जिसको बोलते हैं हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्योंकि कुछ अमाउंट तो है जो सीआरआर की परसेंटेज का किसको जमा कराना पड़ता है, कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ठीक इसी तरह से आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ये भी बोलता है कि कमर्शियल बैंक को कुछ एक लिक्विड एसेट्स, यहाँ पे है ना स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंकों को अपने पास कुछ लिक्विड एसेट्स रखनी चाहिए। लिक्विड एसेट्स क्या होती है, जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इजिली कैसे, जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज है, आपके पास बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग को आप अगर मार्केट में सेल करने जाओ, अपना प्लॉट सेल करने जाओ, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं।
आप बेचोगे, हो सकता है वो जल्दी सेल हो जाए, लेकिन जो अमाउंट आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड और आपकी कुछ चीजें ऐसी होती है सिक्योरिटीज, जो आप मार्केट में सेल करने जाओ तो वो आपकी एक्यूरेट अमाउंट पे, मतलब उसके ऊपर आपको पूरा अमाउंट भी मिल सकता है। तो आपको इसलिए बैंक का एक रूल है आरबीआई का कि कमर्शियल बैंकों को एक क्या रखना चाहिए, कुछ एक रिजर्व रखना चाहिए, एसएलआर, यानी कि उसकी परसेंटेज भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है। और वो परसेंटेज जो है उनको सभी बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। और वो उसमें क्या क्या आ सकता है, कैश आ सकता है, गोल्ड आ सकता है और सिक्योरिटीज आ सकती है, और परसेंटेज जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। ये तो थे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज एंड रेट्स। अब दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके और आते हैं, वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। एक सेकंड पॉइंट आता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन वैसे ऑलरेडी आप जानते हो, अपनी रूटीन लाइफ में भी ये अप्लाई होती है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली राइज होते हैं। जब प्राइसेस में लगातार इंक्रीज हो रहा है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू प्राइस इंक्रीज को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू प्राइस इंक्रीज, तो वो क्या सिचुएशन कहलाती है, इन्फ्लेशन। अगर कॉन्टिन्यू प्राइस क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। ठीक है, ये दो सिचुएशन आती हैं। इन्हीं दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी या क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो सारी रेट्स थी, रेशियोज थी, ये कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, टूल है। और ये टूल इसीलिए आपको पहले बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि जब आपको कल न्यू वीडियो के साथ आए, नेक्स्ट टाइम जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको ये टॉपिक पहले से क्लियर हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, देखो इन्फ्लेशन के रीजंस तो वैसे बहुत होते हैं। आपका ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स बन रहे हैं, यानी कि जिन चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रहे हैं। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो, ज्यादा हो। क्या हो, परचेजिंग पावर ज्यादा हो रही हो। या उसका रीजन क्या हो सकता है, परचेजिंग पावर ज्यादा। और परचेजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज्यादा है। परचेजिंग पावर का मतलब मनी, पीपल्स के पास क्या है, मनी इन हैंड इज मोर, मतलब लोगों के पास जो है करेंसी या रुपीस बहुत ज्यादा है। और डिक्रीज का कारण क्या हो सकता है कि कॉस्ट हो सकता है कम हो रही हो, या फिर एक रीजन हो सकता है कि परचेजिंग पावर कम हो, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ना हो। मनी इन हैंड, या कह सकते हो मनी सप्लाई क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग की, इसके अंदर जो पॉलिसी आ रही है वो आपकी आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसके अंदर जो हम रीजन डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम कौन सा डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज होने के कारण, परचेजिंग पावर इंक्रीज होने के कारण। ये दो रीजन है। हम डिस्कस करेंगे कि परचेजिंग पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, परचेजिंग पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इन टूल्स का यूज कैसे कर सकती है। ठीक है, और तीसरा एक रीजन आपको ये भी हो सकता है इन्फ्लेशन होने का, ये हो सकता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स की, क्या हो, शॉर्टेज हो। ठीक है, मींस गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही हो, या कुछ लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग कर रखी हो, होर्डिंग कर रखी हो, ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपको जो डिस्कस करना है वो यही डिस्कस करना है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट मींस लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। उस पैसे को रोकने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए, मनी को कंट्रोल करने के लिए हम किन किन तरीकों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मनी हाथ में कम है तो भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मनी ज्यादा है तो भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये तो आपके टूल्स है जिनकी हेल्प से हम मनी को या क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अब न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं रियल लाइफ में। कमर्शियल बैंक आरबीआई करता तो आरबीआई बैंक है, लेकिन वो अप्लाई किसके थ्रू करवाता है, कमर्शियल बैंक के थ्रू कराता है। तो ओके गाइज, ये आपकी आज की क्लास थी। आप इस क्लास को अच्छे से समझें, वीडियो को पॉज करके देखें, और जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।